सामाजिक न्याय, उमेश जबलपुरी। सामाजिक न्याय का आशय आमतौर पर समाज में लोगों के मध्य समता, एकता, मानव अधिकार की स्थापना करना है तथा व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना है। यह मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित है और प्रगतिशील कराधान, आय, संपत्ति के पुनर्वितरण के माध्यम से आर्थिक समतावाद लाना सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय की लड़ाई आम जनता और शासक तथा प्रशासक वर्ग के मध्य होती आई है। यही कारण है कि इसे हम कबीर की वाणी, बुद्ध की शिक्षा, महावीर की दीक्षा, गांधी की अहिंसा, साईं की सीख, ईसा की रोशनी, नानक के संदेश में पाते हैं। सदियों से मानव सामाजिक न्याय को प्राप्त करने भटकता रहा है और इसी कारण दुनिया में कई युद्ध, क्रांति, बगावत, विद्रोह हुए हैं, जिसके कारण कई सत्ता परिवर्तन हुए हैं। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के विरुद्ध कार्य किया, उनकी सत्ता हमेशा क्रांतिकारियों के निशानों में रही है। इसलिए प्रत्येक शासक ने अपने नीतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता प्रदान की है। इसे हम चाणक्य की राजनीति, अकबर की नीतियों, शेर शाह सूरी के सुधारों में देखते हैं। हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो धीरे धीरे बदलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। उसके बाद असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, रूढ़िवादिता समाज में उत्पन्न हुई, जिसका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया गया और फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर भारत को एक लंबी अवधि तक पराधीन रखा। लेकिन लोगों की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना से आजादी की लड़ाई लड़ने पर भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना, व्यक्ति का शासन, सोच की स्वतंत्रता, भाषण, प्रेस की आजादी, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, इसके लिए सर्वोच्च कानून बनाए जाने की आवश्यकता समझी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को मसौदा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संविधान सभा की कई बैठकों के बाद भारत के संविधान की रचना की गई, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित अनूठा संविधान है, जिसमें सामाजिक न्याय को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। यह दुनिया का सामाजिक न्याय को दर्शित करने वाला एक प्रामाणिक अभिलेख है। हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी समस्त नागरिकों को तथा जीवन जीने की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इस कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। भारतीय समाजवाद अन्य राष्ट्रों के समाजवाद से अलग है। यहाँ पर सत्ता समाज में निहित रहती है, परंतु उसका उपयोग समाज के हित के लिए हो, इसलिए सरकार नियंत्रण रखती है। सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य वितरण की असमानता को दूर करना तथा असमानों में संव्यवहारों में असमानता को दूर करना। वह कानून का प्रयोग वितरण योग्य साधन के रूप में समाज में धन का उचित बंटवारा करने में किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे संविधान के उद्देश्य का संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान किए जाने की गारंटी प्रदान की गई है। इसके लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में राज्यों को नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो राज्य की नीति का आधार स्तंभ बताए गए हैं। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने संबंधित उपरोक्त संवैधानिक उपबंध केवल संविधान के आईना में छवि बनकर रह गए हैं। लोगों का जीवन स्तर निम्न है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा, अज्ञानता व्याप्त है। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय आम जनता से कोसों दूर है। आज हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना आम जनता के लिए परिलोक की कहानियां हैं। सामाजिक न्याय चुनावी मरुस्थल में मृग तृष्णा के रूप में जनता को दिखाया जाता है। सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा
पत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने के नारे से भरे रहते हैं, लेकिन कोई भी दलगत, जातिगत, व्यक्तिगत राजनीति से उठकर देश हित में न्याय प्रदान नहीं कर पाता। देश की अधिकांश जनता गांव में रहती है। गांव में आज भी आजादी के 77 साल बाद भी बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं का अभाव है। देश की आधी आबादी लगभग अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अर्धशिक्षित है। 30% लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। एक समय का भोजन भी उनके लिए नसीब नहीं है। आज भी गांव की अधिकांश आबादी दिशा मैदान को जाती है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। देश के गांवों में लोगों का जीवन स्तर निम्न है। मनोरंजन साधनों का अभाव है। अधिकांश लोग गांव में आज भी जुआ, शराब को मनोरंजन का साधन समझते हैं। गांव में पानी लाने आज भी मीलों जाना पड़ता है। घरों में फ्लैश लैट्रिन नहीं है। लोग खुलेआम जानवरों की तरह निस्तार करने को मजबूर हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है। लोगों को पढ़ने के लिए कोसों मील दूर जाना पड़ता है। बीमार पड़ने पर घंटों बाद शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तब तक अनेक लोग रास्ते में दम तोड़ चुके होते हैं। देश में अधिकांश गांवों को जोड़ने वाली पक्की सड़क नहीं है। शहर में सड़क की यह स्थिति है कि मर्द को भी प्रसूति दर्द का एहसास करा दे। बिजली नाम के लिए आती है, केवल मोहिनी के रूप में दर्शन देकर चली जाती है, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर की खेती असिंचित रह जाती है। किसानों को समय पर बिजली, खाद, बीज, पानी नहीं मिलता। उसके ऊपर से उन्हें प्राकृतिक आपदा भी सहन करनी पड़ती है, जिसके कारण कई किसान कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या करते हैं। देश में आर्थिक न्याय का यह हाल है कि गरीब अमीर और अमीर होता जा रहा है। शेयर बाजार देश के व्यापार व्यवसाय पर बड़े व्यापारी, उद्योगपति, औद्योगिक घरानों का राज्य है। सरकार का अति आवश्यक वस्तुओं, दाल, शक्कर, आटा के बाजार भाव पर नियंत्रण नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल जैसी अति आवश्यक वस्तुओं के दाम सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। शेयर बाजार में कम दाम पर कंपनी के आईपीओ निकाले जाते हैं, बाद में उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जब उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती है तो वही कंपनियां दूसरों से खरीदवा कर उन्हें बाद में बेचकर अधिक पूंजी जुटाकर शेयरों की कीमत कम कर देती है, जिससे लोगों की मेहनत मजदूरी की पूंजी डूब जाती है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। देश में पूंजी वितरण में असमानता, प्रति व्यक्ति उत्पादक क्षमता कम होने के कारण और प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन न होने के कारण अमीरों और गरीबों के मध्य खाई बढ़ती जा रही है। आय, वेतन, आर्थिक संसाधनों का आसमान वितरण है। प्रति व्यक्ति आय कम है। देश में भ्रष्टाचार के कारण शासकीय नीतियों का लाभ आम जनता प्राप्त नहीं कर पाती है। भ्रष्टाचार का ये हाल है कि आजादी के बाद देश की सड़कों के लिए जितना धन दिया गया, उससे सोने की सड़कें बन सकती थीं, तथा बांध और तालाब पर इतना पैसा व्यय किया गया कि उनकी दीवारें चांदी की बन सकती थी। यदि 100 रुपए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने का बजट में प्रदत्त किए जाते हैं तो मात्र 10 रुपए इस काम में आते हैं और 90 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि आज इससे लड़ने एक अन्ना हजारे नहीं, हजारों हजार लोग देश को चाहिए। कोई ईमानदार की बात नहीं करता है। जहां आज देखो वहां चीट फंड कंपनियां कार्य कर रही हैं। वे अधिक ब्याज का लोभ लालच देकर लोगों के पसीने की कमाई जमा करवा देती हैं और बाद में उन्हें हड़प कर गायब हो जाती हैं। देश में जमा के नाम पर नाममात्र का ब्याज सरकारी बैंक देती है, जबकि वही बैंक लोगों को बढ़ी हुई ब्याज दर पर ऋण देती है। इसलिए उसी ब्याज दर पर बैंक को भी लोगों को जमा पर ब्याज देना चाहिए, जिससे लोगों का रुझान सरकारी बैंकों की तरफ बढ़ेगा। देश में सामाजिक न्याय का प्रश्न हो तो साक्षरता की कमी है। लोग आज भी सदियों पुरानी रूढ़ी, अंधविश्वास, परंपरा से जुड़े हुए हैं। आजादी के पूर्व के अधिकांश लोग जो अशिक्षित हैं वो अंगूठा छाप हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक भी सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद साक्षरता के नाम पर केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं। उन्हें अपने अच्छे बुरा समझने की शिक्षा अथवा ज्ञान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आज वे शोषण का शिकार हो रहे हैं। अशिक्षा के कारण लोगों को काम धंधा प्राप्त नहीं हो पाता और व्यापार व्यवसाय की कमी के कारण वे अपराध की ओर आकर्षित होकर आतंकवाद, नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं।
देश में असामान्य वितरण के कारण गरीबी व्याप्त है, जिसके कारण अपराध हिंसा बढ़ रही है। सरकारी नीतियों के विरोध में नक्सलवाद, आतंकवाद पनप रहा है। देश में हजारों बेगुनाह प्रतिवर्ष आतंकवाद का शिकार होकर मौत के भेद चढ़ जाते हैं। जहां तक देश में स्त्रियों की दशा का सवाल है तो वह दयनीय है। स्त्रियों संबंधित अपराध लगातार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज भी स्त्री का जन्म होना बुरा माना जाता है, जिसके कारण भ्रूण हत्या जैसे अपराध से देश जूझ रहा है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात में कमी आई है। स्त्रियों को आज भी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय, व्यापार, विवाह करने की छूट नहीं है। उन पर आज भी सदियों पुरानी रूढ़ियों और प्रथाओं के अनुसार कोई न कोई बंधन लगाए जाते हैं। आज भी अधिकांश देश में असंख्य बाल विवाह होते हैं। एक अकेली स्त्री का समाज में रहकर जीवन यापन करना मुश्किल है। उस पर अनेक प्रकार के लांछन लाद दिए जाते हैं। देश में न्याय व्यवस्था का यह हाल है कि न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी और महंगी है। पिता दावा लाता है, पुत्र उसका निर्णय प्राप्त करता है, नाती निर्णय का निष्पादन करवाता है। सुलभ, सरल, शीघ्र, सस्ता न्याय केवल किताबों की बात है। न्यायालय में मुकदमों के बोझ से दबे जा रहे हैं। रोज नए नए कानून, अध्यादेश बन रहे हैं और अदालतों में काम का बोझ बढ़ रहा है, जिसके कारण न्याय समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि आम जनता का विश्वास केवल न्यायपालिका पर है। इसके लिए जरूरी है कि नई न्यायिक प्रणाली विकसित की जाए। जांच, विचारण, अन्वेषण में नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए। अधिकांश मामले न्याय से बाहर सुलह, समझौते के आधार पर निपटाए जाएं। तभी सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय लोगों को प्राप्त हो पाएगा। जहां राजनीतिक न्याय की बात है तो वह वोट और नोट के बीच बट गया है। दागी छवि वाले लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। धन बल, बाहुबल के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। राजनीति में व्याप्त गंदगी में कोई शरीफ व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहता। भूले भटके कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर जाता है तो उसे वोट की राजनीति बाहर कर देती है। गुप्त मतदान का प्रावधान दिया गया है, लेकिन लोगों के वोट नोट और बंदूकों के साए में डलवाए जाते हैं। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर वोट खरीदे जाते हैं। गांव में लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। गांव के गांव बंधक बना लिए जाते हैं। देश में चुनाव युद्ध की तरह लड़ा जाता है और हर नाजायज तरीके से चुनावी युद्ध लड़े जाते हैं। चुनाव में प्रत्याशी की बौद्धिक योग्यता को देखकर लोग वोट नहीं देते, उसकी ताकत और पार्टी की क्षमता को देखकर वोट दिए जाते हैं। चुनाव में खड़े लोगों को देखकर कई लोग वोट नहीं देने जाते। इसलिए जरूरी है कि घर बैठे वोट इंटरनेट के माध्यम से डाले जाने की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसके वयस्क होने के साथ ही मतदाता सूची में अपने आप जोड़ा जाए। मतदान को अनिवार्य किया जाए। जिस प्रकार वोट डालकर प्रत्याशी को चुना जाता है, उसी प्रकार उसी प्रतिशत से चुने गए प्रत्याशी को क्षेत्र में काम न करने की दशा में वापस बुलाए जाने का अधिकार भी जनता को प्रदान किया जाए। यह देखा गया है कि जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद 5 साल के बाद क्षेत्र में शक्ल नहीं दिखाते, क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए लोकतंत्र में, जिसमें जनता का राज्य है और जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जनता में से चुनकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जनता द्वारा वापस बुलाए जाने का अधिकार भी संविधान में प्रदान किया जाना चाहिए। जहां तक राजनीतिक की बात है तो व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति की जा रही है। विधायिका के सदन रणभूमि बन जाते हैं। वहां पर वाक युद्ध लड़ा जाता है। लोगों के लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रणनीतिक एवं कानून बनाने वाली संस्थाओं में कोई काम नहीं हो पाता है। यदि संसद और विधायक का वेतन, सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात है तो सभी संसद, विधायिका राजनीतिक दुश्मनी भूलकर उसे बहुमत से सर्वसम्मति से पारित कर देते हैं। लेकिन यदि आज आम जनता को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाए जाने का कोई बिल पेश किया जाता है तो उस बिल में हजारों अड़ंगे लगाए जाते हैं, वह कभी पास नहीं हो पाता है। जहां तक देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रश्न है तो तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने में असफल हैं। न्यायपालिका काम के बोझ में दबी है, संसाधनों का अभाव है, आधारभूत ढांचा भी अंग्रेजों के जमाने का है। एक तथ्य को कई बार प्रमाणित करना पड़ता है, जिसके कारण लोग न्याय प्रदान करने में हिस्सा नहीं ले पाते। विधायिका भी धर्म और जाति की राजनीति में उलझकर ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है। व्यक्तिगत हितों और परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वंशवाद की राजनीति है। राज परिवारों की तरह राजनीतिक परिवार फल फूल रहे हैं। देश की आम समस्या पर विचार नहीं किया जा रहा है।
संसद और विधानसभा का समय आपसी बुराइयों और लड़ाइयों पर निकल जाता है। वॉकआउट की राजनीति की जाती है। कार्यपालिका का प्रश्न है तो वह पैर से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहां पर कोई भी कार्यविधि और नियम के अनुसार नहीं होता। सभी काम व्यक्ति की हैसियत के अनुसार किए जाते हैं। यही कारण है कि आज हम आम जनता का लाखों रुपए खर्च करके सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, धार्मिक अंधविश्वास जैसे कच्चे पथरीले रास्तों पर चल रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके अशिक्षा, बेकारी, गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद, नक्सलवाद से जूझ रहे हैं और अरबों रुपए खर्च करके भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यापारी, उद्योगपतियों के मध्य जी रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय सपने की बात लगती है। सामाजिक न्याय को जो अधिकार स्वरूप प्राप्त होना था, आज भीख के रूप में मांगा जा रहा है। इसलिए यदि संविधान में दिए प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए, देश के नेता, अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी संविधान के अनुसार कार्य करें तो देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान की उद्देशिका के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय गारंटी के रूप में प्राप्त हो सकता है। उमेश कुमार गुप्ता।